नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 29 जुलाई। देख लेते हैं करंट अफेयर्स में क्या कुछ इंपॉर्टेंट है। विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यू वी विल डिस्कस करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आरबीआई के बारे में। देखो, आरबीआई ने प्रपोज किया है पॉलीमर बैंक नोट, राइट। तो अब हमें ये बताना है कि पॉलीमर बैंक नोट जो आरबीआई अभी सर्कुलेट करने वाली है वो कितने रुपए की आने वाली है। पॉलीमर की ये नोट है, तो 10 और 20 रुपए की जो नोट है पॉलीमर की वो आरबीआई अभी सर्कुलेशन में लाएगी फॉर द ट्रायल, है ना। तो इसका ट्रायल किया जाएगा, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर हम थोड़ी सी बात करें तो देखो, इसके बारे में जानकारी जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फाइनेंस के पंकज चौधरी जी ने लोकसभा में बताया कि वो जो है 10 और 20 रुपए के पॉलीमर नोट को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। आरबीआई ऐसा करने वाली है फॉर द ट्रायल। देखो, पॉलीमर नोट क्या होता है कि वो जल्दी ख़राब नहीं होगा। जैसे 10 और 20 रुपए के जो पेपर के नोट होते हैं वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो उसमें बहुत उसके मैन्युफैक्चरिंग में जो कॉस्ट लगता है और उसका जो एक्चुअल में कॉस्ट होता है तो उसमें काफ़ी डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो आरबीआई चाहती है कि जो मिनिमम वैल्यू का नोट है जो ज़्यादा सर्कुलेशन में चलता है वो एटलीस्ट पॉलीमर करके ट्राई किया जाए। अगर अच्छा होगा, इसके रिस्पॉन्स अच्छे आएंगे तो फिर भविष्य में और भी आगे नोट्स को पॉलीमर नोट्स में कन्वर्ट करने की बात पहले से ही प्रपोजल है, बट अभी से एप्लीकेशन में लाया जा रहा है। तो थोड़ी सी बैकग्राउंड में बात करेंगे कि जो है कितना मतलब जो 10 और 20 रुपये का जो नोट आने वाला है ये कितने पीसेज आने वाले फॉर द ट्रायल। तो देखो, ये 1 बिलियन पीसेस, 1 बिलियन पीसेस, आई एम सेइंग पीसेस नॉट रुपीज़। तो 1 बिलियन पीस जो है 10 और 20 रुपए के नोट पॉलीमर के आने वाले हैं ट्रायल के लिए। देखो, आरबीआई की अगर हम बात करें तो आरबीआई को कैसे ये पावर मिला है कि वो नोट को जो है वो मार्केट में इंट्रोड्यूस कर सके, नोट प्रिंट कर सके। तो थोड़ी सी बात करते हैं। अगर हम कॉइन की बात करें सबसे पहले, तो देखो, कॉइन को जो है ना वो पब्लिश करने का जो अधिकार है वो भारत सरकार को है। सेक्शन 6 और जो कॉइनेज एक्ट है 2011 का, उसके तहत भारत सरकार इशू करती है सिक्के को, है ना। और जो सिक्का है वो लीगल टेंडर है आज के डेट में, यानी किसी भी रुपए के बदले में नोट जो करेंसी है उसके बिहाफ में अगर आप सिक्का किसी को देते हैं, कॉइन देते हैं, तो कोई भी उसे जो है रिटर्न नहीं कर सकता। उसकी वैल्यू कहीं से भी कम नहीं है नोट की वैल्यू से, जो उसमें लिखा हुआ वैल्यू है। जैसे 10 रुपये का सिक्का हो या 10 रुपये का नोट हो, तो कोई मना नहीं कर सकता है कि हमें नोट ही चाहिए, हमें सिक्का नहीं चाहिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ तक कि जो 50 पैसा है, जिसे हाफ पैसा कहते हैं, वो भी आज तक लीगल टेंडर है, लेकिन कंडीशनल है। कंडीशनल क्या है कि कोई भी खरीदारी 10 रुपये तक, 10 रुपये से अधिक नहीं, 10 रुपये तक की खरीदारी पे 50 पैसा का जो सिक्का है वो लीगल टेंडर है, कोई लेने से मना नहीं कर सकता है। लेकिन चूंकि वो सर्कुलेशन में नहीं है, सर्कुलेशन में नहीं इन द सेंस मार्केट में दिखता नहीं है। अगर मार्केट में किसी के पास 50 पैसा है तो आप उसे बेकार मत समझिए, अगर आप 10 रुपये से कम की खरीदारी करते हैं तो। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो हमारा कॉइन के बाद नोट की बात करते हैं, तो 2 रुपये से लेकर के 2000 रुपये तक। देखो, 2 रुपये की बात करिए, 1 रुपये की बात नहीं करी है, क्योंकि 1 रुपये का भी नोट होता है। तो वो क्यों नहीं करी उसे बाद में समझेंगे, लेकिन सबसे पहले जानते हैं 2 रुपये, 5 रुपये, 10, 20, 50, 100, 200 जो हमारे नोट्स हैं वो आरबीआई प्रिंट करती है, आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। और ये आरबीआई की जो सब सेक्शन है, सेक्शन 26 के अंदर सब सेक्शन 2 आरबीआई एक्ट 1934, यानी आरबीआई का एक्ट 1934 के अंदर सेक्शन 26 के अंदर सब सेक्शन 2 ये कहता है कि नोट आरबीआई प्रिंट कर सकती है। और इसके लिए ये पार्लियामेंट से जो एक्ट बना हुआ है उसके तहत ही ये पावर आरबीआई को मिला हुआ है। देखिए, थोड़ी सी बात करें, पहले का जो नोट था 500 और 1000 रुपये का नोट जो है वो लीगल टेंडर नहीं रह गया था। 8 नवंबर 2016 के बाद से मोदी जी ने जो अनाउंसमेंट किया था, जिसे नोटबंदी कहते हैं, डीमोनेटाइजेशन। और उसके बाद देखो, आज के डेट में जो 2000 रुपये का, क्योंकि उस समय 2000 रुपये का नोट सर्कुलेशन में आया था, तो हायर वैल्यू करेंसी जो है वो हमारी 2000 रुपये की नोट है, वो अभी लीगल टेंडर नहीं है 1 सितंबर 2023 से, ये भी याद रखना है। 2000 रुपये का नोट भी अब मार्केट में आपको दिखाई नहीं देता है। देखो, मैक्सिमम वैल्यू की जो नोट अगर मार्केट में सर्कुलेट होती है तो वो एक इंडिकेटर होती है, वो बताने के लिए काफ़ी है कि मार्केट में इन्फ्लेशन ज़्यादा है। अगर हायर वैल्यू करेंसी ज़्यादा नोट नहीं है तो इन्फ्लेशन कम होता है, ऐसा एक सिंबॉलिक कनेक्शन होता है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं 1 रुपये के नोट के बारे में, जो हमारे छूट गई थी कि 1 रुपये के नोट के बारे में आरबीआई का क्या मत है। तो देखो, आरबीआई 1 रुपये के नोट नहीं छापती है, 1 रुपये का नोट छापने का अधिकार भी भारत सरकार को है। और
ये जो है इस पे सिग्नेचर फाइनेंस सेक्रेटरी का होता है। 1 रुपये के नोट पे सिग्नेचर फाइनेंस सेक्रेटरी का होता है, फाइनेंस मिनिस्टर का भी नहीं, याद रखिएगा। और अन्य जितने भी नोट होते हैं 1 रुपये के बाद जितने भी नोट हैं या आने वाले समय में जितने भी नोट होंगे उन सब पे आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर होता है। कीप इन माइंड, ये बहुत क्वेश्चन बनता है। चलिए नेक्स्ट, अंडर द न्यूली प्रपोज्ड वीबीजी रामजी एक्ट 2025 के तहत कितने दिन की जो है वो एम्प्लॉयमेंट एनुअली गारंटी की जाती है। याद रखना है कि जो प्रधानमंत्री के द्वारा नई जो एक्ट पास की गई थी मनरेगा को हटा करके, वीबीजी रामजी एक्ट 2025, उसके तहत 125 दिन की रोज़गार गारंटी मिलती है ग्रामीण परिवार को। देखो अभी तक की सबसे हाईएस्ट लोकेशन 2026-27 में किया गया है। 95,692 करोड़ की धनराशि एलोकेट की गई है इस सेक्टर में, और ये रूरल डेवलपमेंट में माइलस्टोन साबित होगा। देखो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो हमारी वीवीजी रामजी एक्ट है, यानी वीवी का मतलब विकसित भारत, जी फॉर गारंटी, राम जी जो वर्ड्स है उसका मतलब हो गया रोजगार एंड आजीविका मिशन, और ये ग्रामीण है ना। तो ये आपको याद रखना है। इसमें जो दिन पहले होता था मनरेगा, जब ये होता था कहलाता था, तो उसमें 100 दिनों की जो है गारंटी दी जाती थी। इसमें 25 दिन बढ़ाया गया, 125 दिन दिया जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि जो धनराशि है वो सबसे हाईएस्ट एलोकेट की गई। इसका अनाउंसमेंट शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा किया गया था। विच एथलीट्स इंडेड इंडियाज़ 20-year वेट फॉर पैरा एथलीट्स गोल्ड इन कॉमनवेल्थ गेम। तो कौन से प्लेयर ने 20 सालों की तपस्या के बाद गोल्ड दिलाया भारत को पैरा ओलंपिक में? आंसर है शर्मिला धनकर। देखो पैरा ओलंपिक में शर्मिला धनकर ने गोल्ड जीता है शूट में PF57 कैटेगरी में। PF एक टेक्निकल टर्म होता है, ठीक है, F57 तो पैरा ओलंपिक के लिए यूज़ होता है। अब देखो इसमें इन्होंने 20 साल के बाद लगभग भारत को कोई गोल्ड मिला है। और थोड़ी सी हम बात करेंगे यहाँ पे जो अन्य प्लेयर है जिनको अवार्ड मिला है, तो सॉरी मेडल मिला है, नॉट अवार्ड। तो प्राइम मिनिस्टर ने जो है शिल्पा कांचुगारा कोपालू, इन्होंने ब्रॉन्ज जीता, ब्रॉन्ज वुमेन कैटेगरी में शूट में ही जीता F57 के कॉमनवेल्थ गेम में। तो देखो कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड तो आया प्लस ब्रॉन्ज भी आया, ब्रॉन्ज भी सेम कैटेगरी में आया है। F57 कैटेगरी शूट में गोल्ड आया है, F57 कैटेगरी जो है कॉमनवेल्थ गेम में शूटिंग में ही, उसमें ही हमें फिर से ब्रॉन्ज भी मिला है, और दोनों ही फीमेल ने दिलाया है। ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। तो गोल्ड दिलाने वाली जो है वो आपकी, वो भी याद रखना है, ब्रॉन्ज मिला वो भी याद रखना है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट जो हमें मेल कैटेगरी में जो 79 kg का वेट लिफ्टिंग है उसमें हमें सिल्वर मेडल मिला है। सिल्वर मेडल किनको मिला है? वलेरू अजय बाबू। तो इनको मिला है, याद रखना है आपको, कॉमनवेल्थ गेम में वलेरू अजय बाबू को सिल्वर मेडल मिला है 79 kg की वेट लिफ्टिंग में। उसके बाद मनसुख मांडविया जो कि खेल मंत्रालय को संभालते हैं, उन्होंने बधाई दी सर्वेश जो है सर्वेश अनिल खुसेरे इनका पूरा नाम है, बट सर्वेश जो है खुसेरे याद रखिए, ऐसे भी चलेगा, पूरा नेम सर्वेश अनिल खुसेरे है। तो इनको फिर से सिल्वर मेडल मिला है, लेकिन ये हाई जंप कैटेगरी में मिला है ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम में। तो हमें क्या क्या मिला देख लीजिएगा, याद रखिएगा। गोल्ड भी मिला और ब्रॉन्ज भी मिला हमें शूट की कैटेगरी में, और फिर जंप की कैटेगरी में मेल को मिला है। तो ये भी याद रखना है, वो क्या है, सिल्वर मेडल है। प्लस जो वलेरू अजय बाबू है उनको भी सिल्वर मेडल मिला है कॉमनवेल्थ में वेट लिफ्टिंग 79 kg में। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू PLFS 2025 वुमेन की जो मतलब भागीदारी है एग्रीकल्चर वर्कफोर्स में वो कितनी % है? तो PLFS क्या होता है? PLFS का मतलब जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की बात हो रही है, ठीक है। तो ये सर्वे है, सर्वे का रिपोर्ट जारी हुआ है, उसके तहत बताया जा रहा है 59.8% महिलाओं की भागीदारी एग्रीकल्चर वर्कफोर्स के तहत है। तो एक्चुअली में पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे होता है PLFS जिससे हम कह रहे हैं। तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जिसकी
अभी रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में महिलाओं की एग्रीकल्चर सेक्टर में भागीदारी को बताया गया है। ये रिपोर्ट जारी कौन करता है? ये रिपोर्ट जारी करता है एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस। ये एनएसओ किसके अंदर आता है? एनएसओ आता है, आपको याद रखना है, जो हमारी मॉस्पी या मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, तो उसके अंदर आती है। यानी मॉस्पी के अंदर एनएसओ, और एनएसओ ने जारी किया पीरियडिक लेबर फोर्स, और उसमें बताया गया है कि 59.8% 2025 के साल में महिलाओं की भागीदारी थी एग्रीकल्चर सेक्टर में। प्लस उन्होंने बताया कि 41.1% महिलाएं जो थी फीमेल वर्कर एज ए सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रही थी। मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपने ही खेत में स्वयं काम करके, स्वयं जो फीमेल किसान है एक तरह से कहिए, तो उनकी भागीदारी 41 थी। नेक्स्ट है इंडिया फर्स्ट डायरेक्ट कॉमर्शियल जो कंटेनर फ्रेट ट्रेन है वो कौन से पड़ोसी देश में पहुंची है? आंसर है नेपाल। देखो, भारत और नेपाल के बीच में पहली मालगाड़ी ट्रेन स्टार्ट हुई है। इम्पॉर्टेंट है, ये क्रॉस बॉर्डर पहली ट्रेन है, मालगाड़ी ट्रेन, जिसमें 40 वैगन लगे हुए हैं, 40 डब्बे हैं इस मालगाड़ी में। और ये कोलकाता पोर्ट से जो विराटनगर है नेपाल की, वहाँ पे डायरेक्टली पहुँची। तो ये दोनों ही देश के बीच में ट्रांसपोर्टेशन के लिए अच्छा है, नई शुरुआत है। नेक्स्ट, विच इंडियन प्राइवेट स्पेस कंपनी डिस्कस द सक्सेस ऑफ विक्रम-1 विद द प्राइम मिनिस्टर? तो विक्रम-1 मिशन की सफलता जो है वो आपने पढ़ी होगी, सुनी होगी। ये एक निजी कंपनी है भारत की, स्काई रूट एरोस्पेस। देखो, स्काई रूट एरोस्पेस के जो फाउंडर हैं वो है पवन चंदना और नागा भारत दाका। तो ये खुद ही इसरो के पहले साइंटिस्ट हुआ करते थे। इन्होंने इसरो को छोड़ करके 2022 में 18 नवंबर को जो है इन्होंने अपना एक प्राइवेट बॉडी बनाई, इन्होंने स्काई रूट एरोस्पेस। और फिर विक्रम-1 जो इनका रॉकेट है उसे 18 जुलाई को इसी महीने में 2026 में लॉन्च किया। तो ये भारत का पहला एक प्राइवेट कंपनी है जो अपना रॉकेट लॉन्च किया है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है, क्या? भारत उस देश की कैटेगरी में आ गया है जहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स हैं स्पेस की दुनिया में, जिसमें यूएसए टॉप पे है, सेकंड चाइना एंड थर्ड जो है वो भारत बन चुका है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे मनाया गया कब? 28 जुलाई, याद रखना 28 जुलाई को ये मनाया गया। 1977 में जो IUCN है, यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर है, इन्होंने 28 तारीख को वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे प्रपोज किया था। तो उस दिन से आज तक ये मनाया जाता है 28 तारीख को। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 2026? देखो, 28 जुलाई को हेपेटाइटिस डे भी था, हमने पढ़ा था, और इस बार का जो थीम था वो था लेट्स ब्रेक इट डाउन। तो इम्पॉर्टेंट है। देखो, 2017 में ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट WHO के द्वारा जारी की गई थी। और एक्चुअली में 28 तारीख को हेपेटाइटिस डे इसलिए मनाते हैं क्योंकि इसी दिन जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने हेपेटाइटिस बी का जो वायरस है उसके बारे में सर्च किया, फाइंड आउट किया, उसके डायग्नोस के लिए मेडिसिन, दवाइयाँ, वैक्सीन सब बनाई, कौन सा वायरस है वो सब फाइंड आउट किया, तो उसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था। उनका ही जन्मदिन होता है। और डॉक्टर का नाम आपको याद रखना, डॉक्टर बॉर्च ब्लूमबर्ग। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, डॉक्टर बॉर्च ब्लूमबर्ग, जो कि मतलब फाइंड आउट किया था इन्होंने हेपेटाइटिस बी को और उसके डायग्नोसिस के बारे में भी। तो उनके बर्थ एनिवर्सरी पे ही हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है वर्ल्ड वाइड। वैसे हेपेटाइटिस के लिए भारत का क्या है कि हेपेटाइटिस को भारत कब ख़त्म करेगा? तो हमने पढ़ा था पिछली ही क्लास में, 2030 में हेपेटाइटिस को ख़त्म करना है भारत से, ये टारगेट है। और नेक्स्ट है इंडियन फुटबॉल लीग 2026-27 से स्टार्ट होने वाली है 16 अक्टूबर से दिल्ली में, याद रखना है आपको। और अभी सारी रोड मैप चल रही है। लगभग 17.56 मिलियन लोग इसको टेलीविज़न पे देखेंगे। और मैक्सिमम जो है टीम में तीन फॉरेन प्लेयर हो सकते हैं, क्योंकि फुटबॉल लीग है तो अपनी अपनी टीम में लोग जो है प्लेयर को चुनेंगे। तो एक टीम में मैक्सिमम 3 ही विदेशी प्लेयर हो सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, लास्ट जो क्वेश्चन है, इंडियाज़ इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जारी हो गई है। जून का ग्रोथ रेट क्या है वो बताना है। आंसर है 7.3 और बेस ईयर क्या है 2022-23। ठीक है, तो ये था करंट अफेयर डिस्कशन जो हमने आज आपसे किया विद द हेल्प ऑफ MCQ। करना क्या गाइस, डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड हाँ, वन मोर थिंग, डू सब्सक्राइब। थैंक यू।